हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इससे जस्ट पहले मैंने जो वीडियो रिलीज किया है वहां मैंने बात किया वेरिएंस के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और वहां मैंने एक छोटा सा लेआउट बनाने की कोशिश किया था कि बेसिकली वेरिएंस किसी एक रैंडम वेरिएबल के किस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। बट देयर आई डिड नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज का ये जो सेकंड वीडियो है ओवर द वेरिएंस, यहां मैं केवल कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, सच दैट जो आपने थ्योरी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा है उसके और अभी ये जो न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं, कितने 6 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, इनके बीच में आपको एक फेयर क्या हो, रिलेशनशिप बिल्ट हो जाए। सो इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव एनी कंसेप्ट विथ योर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। क्यों? क्योंकि इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो मैं पूरे न्यूमेरिकल्स लिया हुआ हूं, इसमें से जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है, मेरे डिजाइन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, और लास्ट के 2 जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है मैंने उसको गेट से पिक किया है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स और गेट मैकेनिकल। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए बिना डिले किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम से। देखिए प्रॉब्लम में डिटेल क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड दी। मैंने जानबूझ के ये क्या लिया है, सिंबल लिया है, क्योंकि बच्चा ये सब देखता है तो मेरे को अपने टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी कि अगर इस टाइप का कोई भी सिंबल दिख गया तो मुझे लगता था कि सर अभी नहीं हो पाएगा, रैंडम वेरिएबल तो वैसे ही टफ लगता है और पता नहीं क्या नया एक कंपोनेंट या नया क्या आ गया, एक सिंबल आ गया। भाई डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ इट। ये जो सिंबल है मैंने पहले ही आपको क्लास में पढ़ाया है, किसका है, ये वेरिएंस का सिंबल है। सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएंस, और सफिक्स में जो कंपोनेंट होता है वो होता है रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब कायदे से रैंडम वेरिएबल एक्स का आपने क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। ये जो है कुछ नहीं है, इस प्रॉब्लम में क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, वेरिएंस, वो भी किसका, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का। फॉर द गिवन बिलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई अभी तक आपके पास क्लास और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती थी, आप उसको क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास रैंडम वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का वैल्यू है। तो डेफिनेटली इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, पहले में भी मैंने बोला हुआ है, आप जरूर रिफर करके पढ़ा करो। आइसोलेटली अगर किसी भी वीडियो को देखोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी जो कायदे से मैं आपको देना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? तो आपको वेरिएंस निकालना है, वो भी किसका, रैंडम वेरिएबल का। और ये जो रैंडम वेरिएबल है इसके कैरेक्टर को देखेंगे। सो एक्स हैज गॉट डिस्क्रीट फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम विच इज नथिंग बट 0, 1 एंड 2। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्स है वो देख के समझ में आ रहा है, जो एक्स है वो क्या है, टाइप ऑफ डीआरवी भी है। क्या है, डीआरवी। तो इसका मतलब आपने वेरिएंस निकालना है जहां की कैपिटल एक्स क्या है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आप इसको सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स लिख लें या वेरिएंस ऑफ एक्स लिख लें, इट्स अप टू यू। देखेंगे, चलिए मैंने इसको लिख लिया वेरिएंस ऑफ एक्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। ये मैंने पहले निकाला है, सो 2 फॉर्मूला मैंने यूज किया था, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम। पहला क्या था, डिस्क्रीट सम ऑफ एक्स ऑफ जे अलॉन्ग विद पी ऑफ एक्स जे, एंड हियर इट वाज स्क्वायर ऑफ इट, माइनस discrete sum of x of j p of xj होल स्क्वायर। ये पहला तरीका था कैलकुलेशन का। या दूसरा जो तरीका था, either you can calculate the expected value of the x square minus of expected value of x whole square. You can calculate from either of the procedure. देखो, तो इस केस में क्या करना है आपको, ये एक्स जे जो है ना, इंडिविजुअल एक्स जे का जो म्यूटेशंस होगा वो कहां से कहां होगा, 1, 2 और 3 तक होगा। तो डेफिनेटली उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का म्यूटेशन कहां तक होगा, px1, px2 और px3 तक होगा। तो अगर मैं इसका डिस्क्रीट सम देखता हूं या फिर वेरिएशन इन जे देखता हूं, तो जे कहां से जाएगा, फर्स्ट से कहां तक जाएगा, 3rd म्यूटेशन तक जाएगा। सिमिलरली हियर जे विल मूव फ्रॉम 1 to 3। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करना है, उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, और इंडिविजुअल जो ब्लॉक आएगा उनका डिस्क्रीट सम करना है। इस केस में आपको क्या करना है, एक्स जे और पी ऑफ एक्स जे का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करना है, और लास्ट में इनका क्या करना है, डिस्क्रीट सम करना है। चलिए, तो बेटर ये रहेगा, ये कैलकुलेशन में यहीं कर लूं। देखो, अगर बाय द वे अब मैं इस प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिए कैसे एक्सटेंड कर रहा हूं। आप एक काम करें, यहां आप कैलकुलेट कर लें एक्स स्क्वेयर, किसका, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर। एक टेबल में ही कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होता है, रादर आप पूरे के पूरे प्रॉब्लम को यहां तक लेके उसको इनलार्ज करो। एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। आपको कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, आपको बेसिकली एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए इंडिविजुअल खाने में, और लास्ट में आपको डिस्क्रीट सम करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का। सिमिलरली फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस कंपोनेंट आपको एक्स ऑफ जे
इसका और किसका, पी ऑफ एक्स जे का मल्टीप्लीकेशन करना है और लास्ट में उसका एडिशन लेना है और जो कंपोनेंट आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो अब मैं यहां से निकालने जा रहा हूं, ध्यान देना, यहां जो आपका कैलकुलेशन होने जा रहा है वो है आपका एक्स ऑफ पी एक्स, पहला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। इज दैट पार्ट क्लियर? पी ऑफ एक्स। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं x1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, विच इज नथिंग बट 0, 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यू कितनी आई, 0 आई। सिमिलरली 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यू कितनी आई, 1/4 आई। सिमिलरली 2 जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 1 आई। तो ये आपने निकाल लिया x ऑफ पी एक्स। इज दैट पार्ट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x ऑफ पी एक्स इज नथिंग बट x1 px1 प्लस x2 px2 प्लस x3 px3। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं केवल x1 px1 यहां निकाला, x2 px2 यहां निकाला, x3 px3 यहां निकाला। स्क्वायर, अब क्या करने जा रहे हो आप, आपका जो स्क्वायर है उसको px से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। 0 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ, अभी भी 0 है। 1 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ, अभी भी 1/4 है। लेकिन अब 2 जो हो चुका है 4 हो चुका है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? अब आपको क्या करना है, इनके सम यहीं पर लिस्ट आउट करना है। बाय द वे यहाँ क्या आया, 1 आया और यहाँ क्या आया, 2 आया। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इनका सम निकाल लेता हूं मैं। किनका सम निकालना होगा, इनका सम निकालना होगा, जो आगे मेरे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। तो ध्यान देंगे 1 + 1/4 ये क्या होगा, 5/4। ये जो रिजल्ट आया वो कितना है, 5/4 इनका सम। सिमिलरली 2 + 1/4 ये कितना होगा, 9/4, 9/4। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई साहब कि कायदे से आपने डिस्क्रीटली किसको, एक्स स्क्वायर पी एक्स, ऑल तीनों कंपोनेंट को ऐड करके कितना लिया है, 9/4। जो मैं बोल सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये कितना है, 9/4, 9/4 माइनस, और आपने एक्स पी एक्स जो वैल्यू निकाली है एड अप करके, किसको, 0 1/4 और 1 को, विच इज नथिंग बट 5/4, वो किसकी वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये होगा 5/4, और इसका क्या होने जा रहा है, स्क्वायर होने जा रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसका कैलकुलेशन करना आप तो ज़्यादा दूर नहीं है। इट्स गोना बी 9/4 माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 16। एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 16, 4 9 जा 36 माइनस 25 एंड पुट टुगेदर इट्स गोना बी 11 डिवाइडेड बाय ऑफ 16। आप इसको बोल सकते हैं या तो वेरिएंस ऑफ एक्स, या बोल सकते हैं आप सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ऑफ 11/16। अगर इसी प्रॉब्लम में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इवेल्युएट करने पूछती, सो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा। बेसिकली सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस, वेयर द सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर 11/16 निकाली है तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 11/16 टू द पावर हाफ। तो कल के दिन अगर आप शायद आपसे प्रॉब्लम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पूछता, सो यू वुड हैव बीन कैलकुलेटेड द वैल्यू इन दिस वे। आप चाहें तो डिस्क्रीटली यहां क्या कर सकते थे, इसके अलग अलग टर्म को ऐड करके, इससे अलग अलग टर्म से ऐड करके स्क्वायर लेके सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट आई थिंक इट विल बी द फेयर आइडिया। क्या फेयर आइडिया होगा कि आप एक्चुअली में एक्स ऑफ पी एक्स बोले तो ये काम को यही निपटा लो, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का काम यही निपटा लो, इसका डिस्क्रीट क्या कर लो, सम कर लो। ये तो एज इट इज यहां आएगा, बट इसका क्या होने जा रहा है, स्क्वायर होने जा रहा है, एंड एट लास्ट यू विल गेट द आइदर वेरिएंस, एंड इफ यू टेक द रूट ओवर ऑफ इट यू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आई थिंक दिस पार्ट मस्ट बी फेयरली क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने केवल समझने के लिए लिया था, लेकिन कल के दिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। रीजन, ये जो प्रॉब्लम बना है ना पूरा का पूरा, ये मैंने पहले से आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ था, लेकिन कल के दिन आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है जहां आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को शायद रैंडम वेरिएबल बनाना पड़े और उस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालना पड़े। सो एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, हियर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाज कंप्लीटली गिवन, बट हियर द प्रॉब्लम हैज बीन गिवन इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड फॉर्म, और इस वर्ड फॉर्म को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करूंगा, रैंडम वेरिएबल देखूंगा क्या है और उस रैंडम वेरिएबल का क्या करूंगा, मैं फिर से एक वेरिएंस निकालूंगा। देखो प्रॉब्लम है क्या, देखिए प्रॉब्लम है क्या, लिखा हुआ है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑन द थ्रो ऑफ अ फेयर डाई लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो एक चीज ध्यान देना, यहां कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले वेरिएंस,
स्टैटिस्टिक्स में कलेक्टेड डेटा का हुआ करता था, और इन केस ऑफ रैंडम प्रोसेस ये क्या होगा, इस वेरिएंस फॉर द रैंडम वेरिएबल होगा। तो ध्यान देंगे जो डिटेल दिया हुआ है उससे सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगा, इस प्रॉब्लम में मुझे वेरिएंस निकालना है। किसका निकालना होगा, डेफिनेटली किसी एक रैंडम वेरिएबल का निकालना होगा, और वो रैंडम वेरिएबल में पिक करने की कोशिश करूंगा एज पर द गिवन प्रॉब्लम। देखो क्या है, इट्स द वेरिएंस ऑफ द फेस वैल्यू। इसका मतलब आपका जो फेस वैल्यू है उसका वेरिएंस निकालना है। दैट मींस यू विल बी डिसाइडिंग योर रैंडम वेरिएबल एज द फेस वैल्यू ऑफ अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई। तो इसका मतलब फेयर डाई जब आप थ्रो करेंगे तो जो उसका क्या होगा, इवेंट होगा या उसका आउटकम होगा, उस आउटकम को आप एक रियल नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां क्लियरली दिया हुआ है कि कायदे से आप जिस रियल नंबर से कनेक्ट करेंगे वो उसका फेस वैल्यू खुद में होगा। तो एक चीज ध्यान देना, आपके फेस वैल्यूज जो हो सकते हैं किसमें, टॉस ऑफ डाई के, तो वो क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उसकी बाय द वे 1 2 3 4 5 और 6। और एक मजेदार चीज ये है, आप चाहो तो इसको इवेंट ले लो 1 2 3 4 5 6, इवेंट को आप क्या करते हो, रियल नंबर से कनेक्ट करते हो, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है कि जो आपका फेस वैल्यू होगा वही ही आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल है। कल के दिन ये बोल सकता था जो आपका फेस वैल्यू है उससे डबल जो है क्या है, रैंडम वेरिएबल का वर्थ है। तो आपका जो आउटकम होता 1 2 3 4 5 6, डबल का मतलब 1 को 2 से कनेक्ट करते, 2 को 4 से, 3 को 6 से, लेकिन इसने सीधे सीधे वही दिया हुआ है। सो आई एम नॉट अफ्रेड टू डू एनी व्हाट क्रॉस कैलकुलेशंस। तो यहां क्या होगा, P ऑफ एक्स जे, P ऑफ x, इसका मतलब इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी। यार 1 के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब फेस वैल्यू 1 के आने की प्रोबेबिलिटी विच इज नथिंग बट 1 आउट ऑफ 6, ये होगा 1/6। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं दूसरे के केस में रैंडम वेरिएबल 2 के होने की प्रोबेबिलिटी विच इज नथिंग बट हैविंग अ फेस वैल्यू एज 2 आउट ऑफ 6, अगेन इट्स गोना बी 1/6। सो एवरीवेयर यू विल गेट टू नो कि आपका जो वैल्यू है वो कितना है, 1/6 है, 1/6 है। तो अब ये ध्यान देना, अब ये फिर से प्रॉब्लम कहां आ गया है, पुराने नेचर में आ गया है, जहां आपको x along with p of xj known है, which is nothing but the probability distribution। ये क्या है, आपका probability distribution है, कुछ ऐसा। ठीक, कुछ ऐसी कहानी है। तो जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो यार, पहली बात तो ध्यान रखना, जो आपने लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम किया था वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का था, तो एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला यूज किया, सॉरी वेरिएंस का जो फॉर्मूला यूज किया, दैट वाज फॉर द व्हाट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड इन दिस केस आल्सो वंस यू विल सी द रैंडम वेरिएबल, यू विल गेट टू नो दे आर डिस्क्रीट इन नेचर, दैट मींस दे आर नॉट टेकिंग देयर कंटीन्यूअस वैल्यूज। और मैं ये बोलूं कि अगर नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व विथ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे आर फाइनाइट इन नेचर, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, डीआरवी का प्रॉब्लम है। तो आपको फिर से क्या करना है, केवल के लिए फॉर्मूला यूज करना है विच इज नथिंग बट j इज इक्वल्स टू ऑफ 1 से आपके टिपिस कितने हैं, 6 हैं। सो इज गोना बी xj स्क्वायर p ऑफ xj माइनस ऑफ xj p ऑफ xj, जिसको मैंने एक्सपेक्टेशन भी बोला था। एक्सपेक्टेशन का क्या करना है, आपको होल स्क्वायर लेना है, एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर इट विल गो 1 till 6। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन जैसे आपने पहले किया था फिर से मैं कर रहा हूं, सो आई थिंक इट विल बी गुड। आई विल बी टेकिंग x स्क्वायर हियर इटसेल्फ, सो इट्स गोना बी 1 4 9 16 25 and here it is 36. In next time I'll calculate x of px, which will be useful for the calculation of discrete sum of x of j, p of xj. So what I am going to do over here, basically 1 and p of x, they are going to be multiplied. So 1 will get multiplied with the 1/6, 2 will get multiplied with the 2/6. So put together the results are going to be 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, and here it's going to be 6/6. Is that part clear? And even you can add them together over here itself, such that in future you'll have discrete sum of xj, p of xj, where the j moves from 1 till the highest value. Is that part clear? So okay, तो यहां अगर by the way मैं इनको ऐड करता हूं, so 6 is common towards denominator, so it 1 plus 2 that's a 3, 3 plus 3 that's a 6, 6 plus 4 that's a 10, 5 that's a 15, 6 that's a 21. 21 divided by 6 we had to do, and here is gonna be 21 divided by 6, probably yeah, it's a 3.5. The value is found to be 3.5. And next time what we had to do, 1 will get multiplied with the 1/6, 4 will get multiplied with the 1/6, and basically you are interested to calculate the value of x square along with p of x. That is what you are going to do, no? So let's do that. It's gonna be 1/6, thereafter it's gonna be 4/6, thereafter it's gonna be
9 by 6, thereafter it's gonna be 16 by 6, thereafter it's gonna be, where it is, yeah, 25 by 6, and thereafter it's gonna be 36 divided by 6, and again you would like to get the sum of this all component. Again 6 is common, so just we are going to add 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 and divided by 6 it is. It's a 91 divided by 6. 91 divided by 6 it is. Agreed? So here it's found to be 15.166667, or I can say it's a 16 प्राइम. अच्छा ये भी होता कि आप इसको किस में रेशनल नंबर में लेते तो यहां कुछ भी ट्रंकेशन एरर नहीं आता, बट ओके ले लिया हूं, इतना एक्यूरेसी इज वेल इनफ. इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपने ये वैल्यू तो निकाल दिया है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रीट सम छयों के छयों एसेंस का आपने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया, विच इज नथिंग बट 15.16 प्राइम माइनस. ध्यान देना आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल लिया कितना 3.5, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. इज गोना बी 15.16 बार माइनस ऑफ 3.5 वेयर इट इज 3.5 स्क्वायर. सो द वैल्यू इज फाउंड टू बी 2.91. So I can say variance of the face value during the random experiment of a die of roll where the random variable x has been defined as the face value during the roll, which is nothing but x is equals to of 2.91. और एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले भी पढ़ाया है, वेरिएंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो अब गलती से भी निगेटिव मत निकाल लेना. अगर निगेटिव निकाल रहे हो इसका मतलब देयर इज अ what biggest mistake you have done somewhere. Is that part clear? तो चलिए अभी तक मेरे को एक फेयर आइडिया आ गया है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का. प्रॉब्लम ले लिया जहां पहले से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था. दूसरा केस मैंने लिया एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का जहां आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्रिएट किया एंड देयर आफ्टर यू calculated the value of variance, but now it's a turn to go ahead with the CRV. How will you know whether it's a CRV or DRV? See, f of x which is nothing but the PDF. तो देख के समझ में आ रहा है PDF which is nothing but the probability function for the continuous random variable, यहां से समझ में आ रहा है. दूसरी चीज, अगर आप f of x जहां x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, कैसे समझ में आया आपको? आपसे फिर पूछा गया है सिग्मा स्क्वायर which is nothing but वेरिएंस. वेरिएंस किसका पूछा गया है? x का. तो कहीं ना कहीं क्या होगा, x एक रैंडम वेरिएबल होगा. और किस टाइप का रैंडम वेरिएबल होगा? क्योंकि PDF f of x जो लिखा हुआ है इसका मतलब PDF is nothing but the probability function for the continuous random variable. पहली चीज. दूसरा, अगर आप इसके नेचर को देखोगे तो x कोई भी एक वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दैट मींस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इनफाइनाइटली लार्ज. तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो केस है वो किसका है? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है. तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कुछ नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला पहले भी आपको बताया हुआ था, बट ये फॉर्मूला को मैं रिकॉल करके केवल क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं विच इज इक्वल्स टू ऑफ. ध्यान देना ये डिस्क्रीट सम जो है वो कंटीन्यूअस सम में चेंज हो जाएगा. फ्रॉम वेयर टू वेयर इट विल बी माइनस इंफिनिटी टिल प्लस इंफिनिटी. Plus infinity. Instead the xj is square, it will be x square of p of x. P of x will become f of x dx minus of integration from minus infinity to infinity x fx dx. Agree? And thereafter it's gonna be whole square of it. And that is what you had to do over here. So we know one thing very clearly, f of x is 0 from minus infinity till 0. That means even if you feed the f of x from minus infinity to 0, you'll get to know the f of x is 0. That means this complete value vanishes. Or I can say the f of x makes the area under the curve from x is equals to 0 onwards. That means this value and this value will not associate any area till minus infinity to 0. That means my basic integration will start from 0 till infinity. That part must be clear to all of us. Agree? And here is gonna be x square, f of x is nothing but e to the power minus x dx over here. Agreed? And here is gonna be again 0 to infinity x e to the power minus x dx. And here we had to take square of it. Square of it. Agreed? सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम. आप चाहो तो इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हो. हाउ विल यू डू दैट? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए है. आप इंटीग्रेशन 0 से 1 किसका e टू पावर माइनस एक्स का करेंगे तो यू विल गेट टू नो यस सर द एरिया अंडर द कर्व इज रियली 1.
ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन आसानी से निकाला जा सकता है। ये परफेक्ट एग्जांपल है गामा इंटीग्रेशन का, ये परफेक्ट एग्जांपल है गामा इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा इंटीग्रेशन देखूंगा। गामा ऑफ n यूज्ड टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx। आप इसका और इसका चेहरा देखेंगे, इट्स बिल्कुल सेम है। e to the power minus x की जगह में e to the power minus x है, x to the power n minus 1 की जगह में यहाँ x to the power 2 है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई, n minus 1 is equals to 2, तो n की वैल्यू आई कितनी, गामा 3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा गामा 3। सिमिलरली माइनस, इवन ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो फिर से इसको कोरिलेट करता दिख रहा है। n minus 1 की जगह में क्या है यहाँ पर, x to the power 1। इसका मतलब n की वैल्यू आएगी कितनी, गामा 2। गामा 2, और ध्यान देना गामा 2 के ऊपर में क्या आएगा, स्क्वायर। और आपको मैंने पहले भी गामा इंटीग्रेशन में पढ़ाया है, गामा ऑफ n यूज्ड टू बी व्हाट, n minus 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब गामा 3 जो होगा वो क्या होगा, 3 minus 1 फैक्टोरियल, जो होगा 2 फैक्टोरियल, माइनस ये फिर से होगा 2 minus 1 फैक्टोरियल, क्या होगा 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 1। ठीक, अब देखिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। एनालाइज एंड कमेंट ओवर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द इवन एंड ऑड पीडीएफ। ध्यान देना, सबसे पहली बात तो यहां मेरे को थोड़ा एनालिसिस करना है। सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है कि कभी भी आपका पीडीएफ जो है वो ऑड हो ही नहीं सकता। क्यों? ऑड होने के लिए कायदे से किसी भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कायदे से क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल अराउंड द ओरिजिन होना चाहिए। इसका मतलब अगर राइट में कर्व पॉजिटिव साइड में रखा है तो लेफ्ट में निगेटिव होना चाहिए, या लेफ्ट में पॉजिटिव साइड रखा है तो राइट में निगेटिव होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, कुछ हो ना हो आपका फंक्शन कभी भी ऑड पीडीएफ नहीं होगा। तो मैंने इसको क्या किया, रूल आउट किया है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो सबसे पहले तो फील करो इवन फंक्शन होता क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ कितना, एफ ऑफ एक्स, यही होगा। तो अगर कोई सा भी एक फंक्शन दिया हुआ है, बाय द वे अगर वो फॉलो करता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एफ ऑफ एक्स को, तो क्या होगा, इवन फंक्शन। तो इसके लिए अपन क्या एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस को थोड़ा आसान कर सकते हैं क्या, देखो। तो आपका एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला था, इफ आई रिकॉल दैट फॉर्मूला, द फॉर्मूला वाज इट वाज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डीएक्स। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर बाय द वे आपका एफ ऑफ एक्स को मैंने माना हुआ है इवन, अगर इवन को किसी दूसरे ऑड से अगर मल्टीप्लाई करने का मौका मिला तो आपका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ऑड होता है। आप चाहे एग्जांपल देख लें, चलिए साइन ऑफ, चलिए कॉस ऑफ एक्स जो है, कॉस ऑफ एक्स भी मत लो, चलो कॉस ऑफ एक्स ले लो। कॉस ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, लेकिन आप जैसे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। चलिए मैंने एक केस लिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, लेकिन इवन फंक्शन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स से, और एक्स खुद में क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो ओवरऑल ये बन क्या गया, एक्स इंटू एफ एक्स ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या फ्रॉम माइनस ए टू ए डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। तो आज के बाद से ध्यान देना भाई, अगर आपका एफ ऑफ एक्स अगर क्या है, इवन फंक्शन है, ऑड तो हो ही नहीं सकता, इवन होगा या नॉन इवन होगा। अगर इवन फंक्शन है तो उसका एक्सपेक्टेशन जो होगा हमेशा 0 होगा। तो यार गेट में कभी एक आध प्रॉब्लम पूछ लिया गया है, बच्चा बहुत कैलकुलेटिव बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बट इट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज 0। अगर मैं वेरिएंस के बारे में बात करूं, क्या होगा वेरिएंस इज इक्वल्स टू ऑफ फॉर्मूला अगर रिकॉल करेंगे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर एफ ऑफ एक्स डीएक्स, and here it's a minus and here it is minus infinity to infinity x over f of x and thereafter dx whole square. Agreed? Now again the same fundamental is being used. याद ध्यान देना, मैंने जैसे बताया था इवन फंक्शन आपने f of x को चूज किया और ऑड को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो होगा वो ऑड होगा। और अगर बाय द वे आपने फिर से क्या किया है, इवन पीडीएफ चूज किया है और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर इवन फंक्शन से कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट फिर से क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो मैंने फिर से कसम खाया कि आपने जो क्या लिया है, पीडीएफ लिया है, वो एक इवन पीडीएफ है। वो क्या है, एक इवन पीडीएफ है। तब सिग्मा स्क्वायर को आप कैसे डायलूट कर सकते हैं, देखो कैसे डायलूट कर सकते हैं। एफ एक्स अगर इवन है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हो रहा है, एक्स स्क्वायर फिर से इवन है, तो कहीं ना कहीं एक इवन फंक्शन बनाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इट्स अ 2 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर एफ एक्स डीएक्स। मैंने पहले देखा हुआ है, कहां, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन फॉर अ इवन फंक्शन फ्रॉम माइनस ए टू ए इज इक्वल्स टू ऑफ ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, ठीक, माइनस। यार अगर ये इवन फंक्शन है, एक्स से मल्टीप्लाई करके ऑड हो गया, इंटीग्रेशन माइनस ए से ही क्या होगा, 0 होगा। तो ये सीधा सा कहानी है। ये कायदे से अगर आपका पीडीएफ अगर एक इवन पीडीएफ है तो आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला भी, ये और ये।
फार्मूला क्या है, ये तो सीधे रिजल्ट आया, बट आपको देख के समझ में आया होगा सर मजेदार रिजल्ट है। और कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर इवन के लिए स्टडी करा दिए तो ऑड के लिए भी स्टडी कराओ, भाई एफ ऑफ एक्स ऑड हो ही नहीं सकता। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये ऑड फंक्शन के लिए आपका जो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो सिमेट्रिकल अराउंड भी क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। जैसे एक ऑड फंक्शन है, बाय द वे अगर आपने एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स इसको ले लिया तो एफ ऑफ एक्स मैंने पहले भी बोला था इट कांट बी नेगेटिव, और ऑड होने के लिए कहीं ना कहीं आपका एफ ऑफ एक्स का सर्टेन पोर्शन निगेटिव लोब जरूर फॉर्म करना चाहिए, विच इज नेवर बीन पॉसिबल एटलीस्ट फॉर द पीडीएफ केस। अग्रीड? तो मेरे हिसाब से लगता है कि एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि मैं यहां क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रब आउट करता हूं। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम लिखा है लेट एक्स बी रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल। भाई पहली बात तो रैंडम वेरिएबल को रियल वैल्यूड ही होना पड़ेगा, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। विथ एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ एक्स। E nothing but is expectation is also called mean, is also called average। ये x और x स्क्वायर का क्या है, मीन है। Then following relationship always hold। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लें किसका, वेरिएंस का। वेरिएंस आपने अभी जस्ट पहले देखा और इवन मैंने इसको डिराइव भी किया था, यूज टू बी इक्वल्स टू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और मैंने पहले देखा था वेरिएंस जो है, वेरिएंस की औकात जो है, वेरिएंस की जो वैल्यू है वो एट वर्स्ट जीरो जा सकती है या ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। सो आई नो वन थिंग, वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और एट वर्स्ट कुड बी ग्रेटर देन जीरो। और यहां वेरिएंस है कितना, वेरिएंस इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ जीरो। तो यहां से जो रिजल्ट आया दैट इज व्हाट, ई ऑफ एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। वेरिएंस निगेटिव सॉरी जीरो कब होता है, जब आप किसी कांस्टेंट का वेरिएंस निकाल रहे हैं, अदरवाइज ऑलवेज व्हाट ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आप मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, इसने घूम फिर के वेरिएंस के बारे में बात किया, ऑल्दो एक्सपेक्टेशन नाम की क्या की है आपको वर्ड चिपकाई गई है, बट एनीवेज द कंक्लूजन व्हिच वी गेट आउट ऑफ इट ये नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज इट कुड बी इवन जीरो। सो द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी which one? Yeah, that's a B. So the B is gonna be the best most answer. Anyways, this problem has come in GATE Electronics year of 2004. Agreed? चलिए इसी सीक्वेंस में ये तो फिफ्थ खत्म हुआ है। Now we talk about the sixth. ध्यान देंगे 2x and y are independent random variable। इसका मतलब x और y जो दो random variables हैं, they are already found to be independent random variable। Then which one of the following is wrong? चलो तो इसमें आपको एक्सपेक्टेशन दिया है और क्या दिया है, वेरिएंस दिया है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला रिकॉल करूं विदाउट नोइंग कि आपका एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। चलिए तो मैंने एक चीज देखा था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल बोल रहा हूं। दैट used to be covariance of x plus y used to be non-zero in case of when x and y are dependent random variable and is exactly zero in case of x and y are independent random variable। पहली चीज। दूसरा इसमें से अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x डॉट वाई। ये मैंने एक्सपेक्टेशन में पढ़ाया हुआ भाई, रेफर कर लेना। ये क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x then into expectation of y plus covariance of x plus y। यार ध्यान देना, अगर बाय द वे x और x कॉमा y, अगर बाय द वे x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो ये नोन फैक्ट है कि ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक। तीसरा और कुछ लिया हुआ है इसमें, हाँ ये भी लिया हुआ है। चलिए वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई जो होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ x, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। और फिर से अगर x और y क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यार अगर आप स्टेटमेंट को, मैं जो पुराना पढ़ा है और स्टेटमेंट को अगर चेक करते जाओगे तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, सॉरी इट्स नॉट x प्लस वाई, इट इज x कॉमा वाई। कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई वेयर इट इज, ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ x डॉट वाई इज इक्वल्स टू ex डॉट EY फॉर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये भी एक क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y फॉर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, फिर से एक करेक्ट स्टेटमेंट है। केवल जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है। यहां से आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ध्यान देना, जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वही ही आपका क्या होगा,
फाइनल आउटपुट होगा, और फाइनल आउटपुट फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोना बी ऑप्शन डी. So as far as this problem is concerned, the answer is gonna be option D. Is that part clear? तो चलिए फिर ये पार्ट खत्म होता है. We'll meet with the next part. Thank you very much.